लिखो भाई। कल हम बात कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर है। जो लोग आज से बैठे हैं उनको मैं बता दूं कि पेपर नंबर 3 में जो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स वाला पेपर है, मैं स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ा रहा हूं अभी। और लोग जो हैं रिकॉर्डेड लेक्चर कल का देख लेंगे, कुछ थोड़ा सा सुन लेंगे तो मेरे पे थोड़ा सा भरोसा बढ़ जाएगा। बाकी तो कोई बात नहीं है। कई लोग चेहरा देख के अंदाजा लगा लेते हैं ये क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सुन लें, कल समझ लें। बाकी लिखने का काम हम आज से ही शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी की। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने आपको कल बता दिया था। जब भी हम कोई वेरिएबल कंसीडर करेंगे तो उसकी बहुत सारी वैल्यूज होंगी। बहुत सारी वैल्यूज होंगी तो उसका एक हम ग्रुप लेंगे। ग्रुप को हम नाम दे दिया यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन। हाइट डिस्ट्रीब्यूशन, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप सब लोगों की क्लास में टेस्ट हुआ, टेस्ट के नंबर आए। अब मान लो 50 स्टूडेंट है तो 50 नंबर आ गया तो वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। आप सब लोगों की हाइट मेजर करके लिख दी गई तो हाइट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। आप सब लोगों के डेली का खर्चा पूछ करके लिख दिया गया, वेरी करेगा वो हर पर्सन टू पर्सन, सबके खर्चे एक जैसे नहीं होते, तो वो एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो इस तरीके से जो है हम एक डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं और उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने की अभी हम जो है वो बात कर रहे हैं। लिख लो, सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स, central tendency means a central value of the distribution about which the remaining values are centralized। एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसके आसपास बाकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रित है उसके ऊपर। सेंटर वैल्यू बीच में है और बाकी की वैल्यू उसके आसपास फैली हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, टू मेजर central tendency of the distribution, to measure central tendency we have 5 measurements। उसके लिए हमारे पास कितने मेजरमेंट हैं, 5 measurements हैं। to measure central tendency we have 5 measurements which are also known as average। वो 5 मेजरमेंट होते हैं, उनको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोल सकते हैं और उनको शॉर्ट में अगर हमको बोलना है तो एवरेज बोल करके भी हम अपना काम चला सकते हैं। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 5 मेजरमेंट्स अवेलेबल है आपके पास और वो सब क्या कहलाते हैं, एवरेज कहलाते हैं। उनके नाम क्या क्या है, नंबर 1 इज अरिथमेटिक मीन, हमने इसके बारे में कल बात करी। दूसरे नंबर पे होता है मीडियन, तीसरे नंबर पे होता है मोड और चौथे नंबर पे ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन। ये 5 हो गए आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, मीन, मीडियन, मोड। अब अरिथमेटिक मीन को आमतौर पर मीन ही बोलते हैं, बाकी तो सब
पूरे नाम से बुलाए जाते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, लेकिन अरिथमेटिक मीन का मतलब जस्ट सिंपल मीन। 3 एवरेज मीन है और बचे हुए 2 एवरेज मीन नहीं है। तो हमसे कोई पूछे कि हाउ मेनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो हम बोलेंगे देयर आर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें से सिंपल कितने हैं, तो सिंपल 3 है, मीन, मीडियन एंड मोड। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर हायर ऑर्डर एवरेज, ये ऊंचे क्रम के औसत हैं, हायर ऑर्डर। थोड़ा इनका कैलकुलेशन कठिन है उस जमाने के हिसाब से, जब कैलकुलेटर नहीं था तो इनका कैलकुलेशन कठिन माना गया, तो इनको हायर ऑर्डर मान लिया गया। ये तीनों सिंपल एवरेज हो गए, ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरा, ये तीनों जो मीन है ये न्यूमेरिकल एवरेज कहलाते हैं। इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मीडियन और मोड जो है ये न्यूमेरिकल एवरेज ना होकर के पोजिशनल एवरेज कहलाते हैं। दे आर नोन एज पोजीशन एवरेज। ये पोजीशन देख के निकाले जाने वाले एवरेज है, इसलिए इनके नाम के पीछे मीन नहीं लगा हुआ है। तो 3 जो है वो न्यूमेरिकल एवरेज है और 2 जो है वो पोजीशनल एवरेज है। तो एवरेज टोटल कितने हैं, 5 है। सिंपल एवरेज कितने हैं, 3 है। हायर ऑर्डर एवरेज कितने हैं, 2 है। न्यूमेरिकल एवरेज कितने, वो भी 3 है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज कितने हैं, तो 2 है, मीडियन एंड मोड। ठीक, मामला समझ में आया। देखो, अब ये एक सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के 5 तरीके हो गए अपने पास। ठीक, कोई भी काम आपको करना है तो आपको बता दिया गया कि 5 तरीकों से हो सकता है। तो आपका पहला प्रश्न ये आएगा कि यार 5 तरीके आपने बता दिए, सबसे अच्छा कौन सा वो बता दो, जिससे हमको रिजल्ट भी बेटर मिल जाए, काम भी आसान हो जाए और हम उसको कर भी लें। तो ऐसा कोई तरीका इन 5 में से हो तो वो बताओ। तो यहां पे भी वही सिरदर्द खड़ा हो गया कि सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के तरीके हो गए 5 और 5 का ये दावा है कि भाई मेरा तरीका बढ़िया है, उसका यूज होना चाहिए। तो फिर ये दिक्कत खड़ी हो गई कि अब सबसे अच्छा कौन माना जाए इनमें से। तो अब इस समस्या का समाधान निकाला एक हमारे प्रोफेसर यूल थे, उनने। ये 5 पहुंचे यूल के पास। 5 पहुंचे मतलब ये 5 को बनाने वाले। और यूल साहब को बोला कि यार अब ये ऐसी समस्या आ गई है, क्या करें। तो यूल साहब ने बोला कि भाई नियम कायदे कानून तय कर लो, कुछ शर्तें तय कर लो, कुछ ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज तय कर लो जो एक अच्छे एवरेज में होना जरूरी है। और जो भी आप 5 में से उन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा वो बेटर एवरेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, नियम तय कर लिए जाए। तो उन्होंने कहा साहब अब ये भी आप ही कर दो कि ये एक अच्छे एवरेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो यूल साहब ने 5 प्रॉपर्टीज डिफाइन करी। कितनी? 5 बेसिक प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई कि एक एवरेज होने के लिए उसमें कम से कम ये 5 गुण तो होना जरूरी है, तो हम उसको एक अच्छे एवरेज की कैटेगरी में रखेंगे। 5 प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं। पहले तो अपन ये बात करते हैं कि ये एवरेज क्या है, इनको बेसिक, इनको निकालने का तरीका क्या है वो समझ लें, फिर प्रॉपर्टी अपने को समझ में आएंगी। मीन बोलता है कि आपको मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, ये 5, 7, 8, 10, फिर 8, 12 और 15। ये 7 डेटा आपके पास है और आपको बोला गया है कि इसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालो। अगर आप मीन अप्लाई करना चाहते हैं तो मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मीन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सबका टोटल लगा करके उसको उनके नंबर से डिवाइड कर दो। मीन की मेथड ये बोलती है कि एवरेज निकालने के लिए टोटल लगाओ और टोटल लगा करके नंबर से डिवाइड कर दो। मीडियन बोलता है कि आप इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, वो जो वैल्यू सेंटर पोजीशन में आएगी वही एवरेज कहलाएगी। उसकी श्रद्धा, भक्ति, नमस्कार, चमत्कार सब किसको है? सेंट्रल वैल्यू को है। आजू बाजू में क्या हो रहा है उससे उसको कोई भी लेना देना नहीं। आप अरेंज करो, अरेंज करने के बाद देखो कि सेंटर में कौन आ रहा है, जो सेंटर में आ रहा है वही एवरेज होगा और उस एवरेज का नाम हो जाएगा मीडियन। ओके,
बेसिक बात कर रहे हैं, अभी तो बहुत आगे जाकर के इनमें बहुत उठापटक है, वो बाद में समझेंगे। मोड की कहानी अलग है। मोड बोलता है कि ये देख लो कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वो रिपीटेशन पे ध्यान दे रहा है, मीडियंस पोजीशन पे ध्यान दे रहा है। मोड रिपीटेशन पे, भाई 8 2 बार रिपीट हो रहा है, सेंटर में आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे उसको कोई भी लेना देना नहीं है। जो जब से ज्यादा बार रिपीट हुआ वही एवरेज, वही उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा उसका कहना था। तो इस तरीके से अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। मोड का मतलब ही बारंबारता होता है, दोहराओ, इसलिए उसका नाम उनने क्या रख दिया, मोड। इंग्लिश में नहीं, लैटिन लैंग्वेज में, ठीक। नहीं तो आप देखने बैठ जाओ कि मोड बताया था, तो यहां नहीं मिलेगा, उधर मिलेगा। ये सब बनाने वाले इधर के थे ही नहीं, अपने हिंदुस्तान में ऐसे काम नहीं होते, ठीक है, अपने अलग तरीके के काम होते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स में 1 2 हिंदुस्तानी मिलेंगे, बाकी तो कोई है ही नहीं, सब उधर ही है। मैथ्स में, इधर में, साइंस में सब ज्यादा अपन का फुर्सत अपने पास ये सब करने के लिए, फोकट कर दो, बना दो, बाद में बच्चे पड़े गाली बके, क्या मतलब है। बनाने वाले को बेचारे को बाद में भी चैन नहीं, मरने के बाद भी चैन नहीं। तो देखो यूल साहब को अपन 200 साल बाद भी याद करते हैं, कर ही रहे हैं। अब प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो यूल साहब सुनेंगे, क्यों बना गया यार ये, है ना। तो अपने हिंदुस्तानी ऐसे फटे में टांग नहीं अड़ाते। अपना तो क्या है कि तुम बना दिया ना भैया, दे दो, हमको समझ में आया तो हम पढ़ लेंगे, नहीं आया तो तुम्हारी ऐसी की तैसी जा दो। फुर्सतिया अपन देश है। तो 3 मैंने आपको समझा है, एक तो मीन, एक मीडियन, एक मोड। मीन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, जोड़ करके डिवाइड, इकट्ठा करो बांट दो। सम मतलब इकट्ठा कर लो, डिवाइड कर दो बांट दो, खेल खत्म। मीडियन बोल रहा कुछ भी मत करो, ये देखो सेंटर में कौन आ रहा है, वो एवरेज है। मोड बोल रहा है ये देखो रिपीट कौन हो रहा है, वो एवरेज है। फिर ज्योमेट्रिक मीन बोलता है कि भाई जब मीन जोड़ करके डिवाइड कर सकता है तो मैं भी मल्टीप्लाई करके रूट निकाल सकता हूं, मैं भी इकट्ठा करूंगा और बांट दूंगा 1/7। सारे नंबर का, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और जितने वैल्यूज है उतना ही उसका रूट निकाल दो। जैसे 7 वैल्यूज है तो पावर में क्या आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। 5 वैल्यूज होती तो पावर में 1/5 हो जाएगा। देख के समझ में आ रहा है कि कठिन है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी अपने से कोई बोले कि इन 4 में से कोई एक मेथड लगानी है तो चौथी तो अपन पहली फुर्सत में साफ कर रहे हैं, और वो भी अभी तो कैलकुलेटर पे तो भी हाथ पैर मार लेंगे। रवि जी सर के पास चले जाएंगे, उन कोई मेथड भी उनने निकाल रखी, वो बता देंगे कि 20 बार मल्टीप्लाई दबा के 14 बार इज इक्वल टू दबाओ और 20 बार रूट लगाओ, फिर कैलकुलेटर को उल्टा कर दो, फिर अपन भी उल्टे हो जाओ। ऐसी को उनने मेथड मेरे को सिखाई थी एक दिन, तो ज्योमेट्रिक मीन निकल जाता कैलकुलेटर से। तो अपन वो भी नहीं कर सकते, एग्जाम में का गुलांटी लगाएंगे। तो देख के लग रहा है ये कठिन है, लेकिन ये भाई मानने के लिए तैयार नहीं। ये बोल रहा है कि मेरी मेथड ही सबसे अच्छी है, मैं ही सेंटर में आंसर निकाल कर देता हूं, बाकी सब फालतू है, इसका कहना ये था। एक और इसका भाई था हार्मोनिक मीन, वो भी एक मेथड लेके आया, सेंट्रल वैल्यू निकालने का एक तरीका इसके पास भी था। इसका कह रहा था कि हाँ जी, नहीं बोल, क्या नहीं पता। अरे वो उतना मेरे को थोड़ी आता है, मेरे को तो दूसरा तरीका था सरल वाला। ये 5 वैल्यू है, उसने क्या बोला, उसकी डेफिनेशन क्या है कि सारे के रेसिप्रोकल ले लो, ये रेसिप्रोकल ले लो सारे के, और फिर रेसिप्रोकल का मीन ले लो 1/7, एक आंसर आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे, डेसिमल में आ गए सब, सबको जोड़ेंगे, डेसिमल में आएगा, डिवाइड बाय 7 कर देंगे, वो डेसिमल हो जाएगा, और जो आएगा उसका भी रेसिप्रोकल ले लो। फिर रेसिप्रोकल के मीन का भी रेसिप्रोकल हार्मोनिक मीन होता है। ये सब रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल को जोड़ोगे और डिवाइड करोगे 7 से, तो जोड़ करके डिवाइड करना तो मीन हो गया। तो दिस इज द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स,
और ये जो मीन आएगा उसका भी फिर क्या कर लो, रेसिप्रोकल ले लो। डेफिनेटली आप इस पे तो बिल्कुल बात करोगे ही नहीं, ये हार्मोनिक मीन है। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि दोनों हायर ऑर्डर एवरेज है। उनको भी जब बताया गया होगा तो उनने भी मान लिया था कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब हायर ऑर्डर है। जब ऑलरेडी 3 सरल वाले तरीके रखे हैं तो क्यों दिमाग खपाना है। तो अब ये 5 तरीके एवरेज निकालने के लिए बताए गए। ठीक, अब ये पांचों को ध्यान में रख के सामने यूल साहब ने 5 प्रॉपर्टी डिफाइन करी। ठीक, बेसिक तरीके आपको मैंने बता दिए। मीन निकालने के लिए क्या करोगे, जोड़ करके डिवाइड करना, सरल है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ना डिवाइड करना सबको आता है। मीडियन अरेंज कर दो, सेंटर में देख लो, जो आ गया वो आंसर। मोड अरेंज भी मत करो, केवल ये देखो कि कौन सबसे ज्यादा उचक रहा है। बोला 8 उचक रहा है तो ये इसको कर दो भैया, यही एवरेज, खत्म कहानी, वो एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई करके उनका उतना ही रूट निकालो, और हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल लो, रेसिप्रोकल का मीन लो और फिर उसका भी रेसिप्रोकल लगा दोगे तो आपको हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। ये इनकी बेसिक डेफिनेशन बनाई। सेंट्रल में आने का दावा कोई भी, सब कह रहे हैं कि हम सेंटर में आएंगे, लेकिन एग्जैक्टली सेंटर में आने का दावा मीन के अलावा कोई भी नहीं कर रहा है कि एग्जैक्टली सेंटर, क्योंकि सेंटर टेंडेंसी निकाल रहे हो ना, तो आंसर सेंटर में तो आना चाहिए। तो एग्जैक्टली सेंटर में आने का दावा मीन के अलावा कोई भी नहीं कर रहा। और ये सब पांचों यहाँ आए और सब कह रहे हैं कि हमारी अपनी अपनी मेथड से। आदमी शुरू शुरू में तो ताकत लगाता है कि मेरा नंबर लग जाए तो अच्छा है। तो ये पांचों को ध्यान में रख करके यूल साहब ने फिर 5 प्रॉपर्टीज डिफाइन करी, वो कहलाती है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज। एक अच्छे एवरेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज अपन लिखते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो यही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज, एक अच्छे एवरेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर यूल, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर यूल, a good average should follow the following 5 properties। 5 प्रॉपर्टीज उसको फॉलो करते हुए होना चाहिए यूल साहब के हिसाब से। एक अच्छे एवरेज में 5 प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। गुड एवरेज शुड फॉलो द फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टीज। नंबर 1, इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड मतलब डेफिनेशन क्लियर, हर को समझ में आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूट्स नहीं होना चाहिए कि मैंने या मैं देख मेरे को ऐसा निकाला, तुमने ऐसा निकाला, आंसर वेरी कर रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। दूसरी बात, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट। दूसरा एक जनरल प्रॉपर्टी ये हो गई कि उसका कैलकुलेशन सिंपल होना चाहिए, क्योंकि यूल साहब का मानना था कि हर कोई एवरेज निकालेगा, और जब हर कोई एवरेज निकालेगा तो उसको सरल पड़ेगा तो वो यूज करेगा, कठिन पड़ेगा तो वो यूज नहीं करेगा। तो उसका कैलकुलेशन सिंपल होना चाहिए। तीसरी बात, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज। सभी वैल्यूज पर बेस्ड होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज। यूल साहब बोलते हैं कि जितनी वैल्यू रखी गई है सामने, सबको आप अपने कैलकुलेशन में इस्तेमाल करो। कुछ को लोगे, कुछ को छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, जैसा कि मीडियन और मोड करते हैं। मीडियन और मोड बायस्ड है ना। मीडियन बोलता है सेंटर देख लो, आजू बाजू में क्या उससे लेना देना नहीं, और मोड बोलता है कि ये देख लो कि रिपीट कौन हो रहा है, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो ये सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, इसलिए उनके नाम के पीछे मीन नहीं है। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करोगे,
सबको ऐड करके नंबर से डिवाइड करोगे, सबको यूज करोगे ना। ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सबको यूज करोगे। और हार्मोनिक मीन के लिए क्या करोगे, सबके रेसिप्रोकल निकालोगे। तो आप देखो जिसमें आप सब यूज कर रहे हो वही मीन है। मीडियन में कोई जरूरत नहीं है, मीडियन में तो आपने अरेंज कर दिया, सेंटर वैल्यू देख ली, बाकी का कोई योगदान नहीं है एवरेज निकालने में, कोई योगदान नहीं है। देखो दोनों की कमियां बताता हूं। 5, 7, 10, 12, 15, बताओ मीडियन क्या, 10। और 5, 7, 10, 12 और 150, बताओ मीडियन क्या। वहां 50 से 150 हो गया, वहां फर्क ही नहीं पड़ा। 5, 7, 10, 12, 1500, यहां मीन तीनों जगह चेंज हो जाएगा। लेकिन मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मीडियन को कोई लेना देना नहीं है, कोने में क्या हो रहा है भाड़ में जाए, सेंटर में क्या है अपन तो वो देखो। अब मीडियन तो बोल रहा है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज भी 10 है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज भी 10 है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज भी 10 है। कैसे पॉसिबल है? एक बच्चे को 5 टेस्ट में इतने नंबर आए, टीचर ने क्या तेरा एवरेज 10। दूसरा बेचारा खूब मेहनत करके रात दिन एक करके 150 लाया, उसका भी एवरेज 10। तीसरे ने तो आग लगा दी, 1500 लाया, तो भी मैडम ने कह दिया 10। उसके मम्मी पापा खानदान आ जाएगा मैडम की ऐसी की तैसी करने कि ये क्या 1500 दिख नहीं रहा है मैडम आपको, क्या आप एवरेज नंबर 10 बता रहे हो, गड़बड़ है। इसलिए उनके नाम के पीछे मीन नाम का सरनेम नहीं लगा हुआ है। मीन ने उनको परिवार में तो ले लिया, लेकिन सोतेला बना के रखा हुआ है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, हम तो सगे हैं और तुम दूसरी मम्मी के बच्चे हो। समझ में आया? तो बेचारे है भी ऐसे, अब करे क्या, कमजोर है। अब मोड के साथ देखो, मोड तो पहली डेफिनेशन में फेल हो गया बेचारा, पैदाइशी कमजोर है वो तो जा रहा था, उसको फिर बिठा लिया, बोले चाय वाय बोलने का काम तू ही करेगा, बैठ जा मीटिंग में। अब देखो मोड 5, 7, 10, फिर 10, फिर 12 और फिर 20। अब मोड बोल रहा है कि भैया ठीक है एवरेज 10 आ रहा है, यहां तो मोड ठीक है कि चलो 5 से लेके 20 का एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी, हालांकि 10 तो सेंटर में नहीं आ रहा पर फिर भी कंसीडर कर लेते हैं। पर अब यहां देखो 5, 7, 10, 12, 10, 12, 20, 24। अब दो दावेदार खड़े हो गए, 10 बोल रहा है कि मैं भी एवरेज हूं और 12 बोल रहा है कि मैं भी एवरेज हूं, लड़ाई झगड़े हो गए। डेफिनेशन इज नॉट क्लियर, क्योंकि उनने तो बोला है कि भैया जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही एवरेज है, वही मोड है। तो मोड इस बात की गारंटी नहीं देता है कि एक ही आंसर आएगा, मोड में 10 आंसर भी आ सकते हैं। 10 वैल्यू अगर सेम लेवल पे सेम फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट हो गई तो 10 मोड हो गए। अभी यहां अपन इसको 20 भी 2 बार कर दे और आगे 20, तो 10 भी एवरेज, 12 भी एवरेज और 20 भी एवरेज, 3 मोड हो गए। तो मोड इस बात की गारंटी नहीं देता है कि एक ही आंसर निकलेगा, बाकी के 4 देते हैं, मोड नहीं देता। फिर 5, 7, 10, 12, 5, 20, 24, 5। अब मोड 5 3 बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो 5 एवरेज हो गया। और 5 आ रहा है कॉर्नर में। अब कॉर्नर में आई हुई वैल्यू को आप सेंट्रल टेंडेंसी कैसे बोल सकते हो? तो मोड इस बात की गारंटी भी नहीं देता कि आंसर सेंटर में आएगा। सुनना अभी आप, बाकियों ने तो झापटी मार दिया होगा, तू आया ही क्यों? पहले तो इस बात की गारंटी नहीं कि एक ही आंसर आएगा, और दूसरी बात इस बात की गारंटी है कि सेंटर में आएगा नहीं है, साहब कहीं भी आ सकता है, कोने में पहुंच गए। 5 3 बार आ गया तो 5 मोड हो गया। तीसरा देखो आप 5, 7, 10, 15 और 20, इस बात की गारंटी भी नहीं है कि आएगा ही सही, यहां ही नहीं रहा है क्योंकि कोई वैल्यू रिपीट हो ही नहीं रही है। तो मोड को घोषित कर दिया गया कि वो इल डिफाइंड एवरेज है, बीमार औसत है।
इसकी परिभाषा ही कमजोर है। प्रोफेसर यूल की पहली प्रॉपर्टी पे ही वो फेल हो गए। उसके खाते में सिर्फ एक प्रॉपर्टी जाती है, इजी टू कैलकुलेट। कैलकुलेशन है ही नहीं ना, कुछ देख के तो निकालना है, तो इजी टू कैलकुलेट। बाकी मोड किसी भी एंगल से एक सुटेबल एवरेज नहीं है। समझ में आया क्या कुछ? मैं किताबी नहीं चल रहा हूं बिल्कुल। चलो बेटा ये डेफिनेशन, ये फार्मूला, ये क्वेश्चन, कैलकुलेटर, ढमाडम जब मेरे को 4 महीने पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाऊंगा तो 2 महीने में कोर्स खत्म हो जाए। फिर तुम कहोगे पैसे वसूल नहीं हुए, फिर तुम बोलोगे सर कजरारे पे डांस करके दिखाओ। कर दूंगा भैया, अब क्या है। कोई आके अगर बोलेगा कि पढ़ के वसूल नहीं हुए तो मेरे को 4 महीने तक पिक्चर तो चलानी पड़ेगी कि नहीं चलानी पड़ेगी। तो साला 2 से 3 भरी दोपहरी में इनके साथ बैठे भी सही, वो कोर्स भी इनने 2 महीने में खत्म कर दे। कितने आज बैठे हैं पहली बार वाले बच्चे, कितने बैठे हैं आज? तेरे को तुम्हें देख के समझ गया था। अच्छा तुम दोनों आज नए आए हो, ओके। और उधर पीछे, ठीक है भाई, पहले दिन आदमी पीछे ही बैठता है, वो क्लास का माहौल सूंघता है और फैकल्टी को भी सूंघता है कि आगे जाके कौन मेरे झांपे में आएगा इनमें से। कोई बात नहीं है। 3 प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ जरा। क्या है पहली? क्या ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कनक, योगिता, तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है बच्चों की? क्या घर में नींद वींद तो नहीं लग गई तुम्हारी? क्या ऑनलाइन में पढ़ते हो गए यार? योगिता जी, चलो 5 में से 3 की बात हो गई। और 3 सिंपल प्रॉपर्टीज है, बेसिक। 1 डेफिनेशन क्लियर, 2 इजी टू कैलकुलेट, 3 बेस्ड ऑन। चौथे पे आते हैं यूल साहब। अब इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय fluctuations of sampling. It should be least affected by fluctuations of sampling. अब इसमें 2 शब्द आ रहा है, एक तो आ रहा है फ्लक्चुएशंस और दूसरा आ रहा है सैंपलिंग। हाँ ठीक है, चल तेरे को समझ में आ रहा? काइंड ऑफ। तो मैंने बोला ही नहीं मत, तू करने लग जाएगी तो मैं क्या करूंगा? फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है वेरिएशन। ये थोड़ी सी एक ढंग नगारे की प्रॉपर्टी उन्होंने डिफाइन करी, उसमें सब साफ होगा मीन को छोड़ के। फ्लक्चुएशन मतलब वेरिएशन और सैंपलिंग मतलब सैंपल्ड डेटा। अब स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है साहब, आमतौर पर जो डेटा लिए जाते हैं, सारे डेटा से तो कैलकुलेशन संभव नहीं है, तो सैंपल्ड डेटा निकाले जाते हैं, उनकी जांच की जाती है, उनसे नतीजे निकाले जाते हैं और उसी को फिर अप्लाई कर दिया जाता है। आप चुनाव में देखते होगा, सर्वे एग्जिट पोल आता है ना, तो वो बोलते हैं हमने 6 लाख लोगों का ओपिनियन लिया, 5 लाख का, करोड़ों की आबादी में उनने 5-7 लोगों का ओपिनियन लिया और उसके हिसाब से उन्होंने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किया। सैंपल्ड डेटा पे बात होती है। तो अब यहां मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मान लो एक स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ते हैं और इनका कोई टेस्ट कंडक्ट हुआ, इनको टेस्ट में मार्क्स आए आउट ऑफ 50। तो अब बोला गया कि इन 2000 बच्चों के एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो जिसको काम दिया गया उसने कहा ठीक है मैं मीन का यूज करूंगा, मीन को एज ए एवरेज यूज करूंगा। तो उसने अब उसको काम क्या करना पड़ेगा, 2000 बच्चों के डेटा को ऐड करके उसको 2000 से डिवाइड करना पड़ा, डिवाइडेड बाय 2000। अभी बड़ा काम है। तो वो क्या करेगा, सैंपल निकाल लेगा। उसने कहा इनमें 50 बच्चों का एक रैंडम सैंपल सिलेक्ट कर लिया, 50 बच्चों को रैंडमली निकाल लिया और उनके मार्क्स पूछ लिए और उनके मार्क्स का मीन निकाल दिया। तो मान लो उनके मार्क्स का मीन आया 22, सैंपल का मीन कितना आया 22। तो मान लिया जाएगा कि पूरे 2000 बच्चों के मार्क्स कितने हैं, एवरेज मार्क्स कितने हैं, 22 हैं। लेकिन अपनी बात को उसको वेरी और मजबूती देने के लिए वो क्या करेगा, यार एक आध सैंपल और लेके देखता हूं। तो उसने फिर एक 50 बच्चों का सैंपल चुना। अब की बार क्या लगता है आपको, मीन वापस 22 सैंपल का निकलेगा या बदल जाएगा? क्यों बदल जाएगा? क्योंकि स्टूडेंट चेंज हो गए, डेटा चेंज हो गए। अब की बार मीन 25 आ गया।
उसने फिर और एक सैंपल निकाल लिया 50 का, अब की बार फिर चेंज होकर 28 हो गया। तो अगर वो 10 सैंपल निकालेगा तो 10 मीन फ्लक्चुएट होंगे कि नहीं होंगे? 10 के 10 मीन फ्लक्चुएट होंगे, वेरिएट होंगे। मीडियन निकालेगा अगर एवरेज के रूप में तो मीडियन भी 10 जगह अलग अलग आएगा, मोड निकालेगा तो मोड भी। तो फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग का मतलब ये कि हर बार वो एवरेज चेंज तो होगा। तो यूल साहब का ये कहना है कि उसके फ्लक्चुएशन का इफेक्ट तो उस एवरेज पे पड़ेगा, लेकिन हम अच्छा उसको मानेंगे जिसके ऊपर इसका इफेक्ट, सैंपलिंग का इफेक्ट कम पड़े। और वो एवरेज है मीन, क्योंकि मीन क्या करता है, जोड़ करके डिवाइड कर देता है, तो सब बराबर कर देता है। कुछ डाटा ऊपर नीचे होंगे भी तो जोड़ करके डिवाइड होने से बैलेंस हो जाएंगे। फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग का मतलब समझ में आया? हर बार सैंपल में जितनी बार आप एवरेज निकालोगे हर बार वो वेरिएट होना जरूरी है। एक ही सिचुएशन में वो वेरिएट नहीं होगा। जब सबके नंबर एक जैसे होंगे, हर बच्चे को एक जैसे नंबर आए, सबको 25-25 आए, 2000 के 2000 को, तो हर बार सैंपल का मीन भी 25 ही निकलेगा। तो वहां तो फिर स्टैटिस्टिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। वहां तो ये इसको पॉपुलेशन बोलते हैं। तो वहां पे इस पॉपुलेशन का मीन तो सामने दिख रहा है 25 है। जब सभी को 25 आए तो एवरेज निकालने की जरूरत क्या है? जब बच्चों के मार्क्स वेरी करेंगे तभी तो एवरेज निकालने की नौबत आएगी। और एवरेज निकालने के लिए उसने करा सैंपलिंग, और सैंपल का मीन इतना है। तो जब जब वो सैंपल, अगर मान लो 4 लोगों को काम दिया तो चारों लोग अलग अलग एवरेज निकाल के लाएंगे अपने अपने सैंपल के हिसाब से, तो वो बोला जाएगा कि फ्लक्चुएशन हो रहा है ड्यू टू सैंपलिंग। तो यूल साहब का ये कहना था कि अच्छा एवरेज वो मानेंगे जो लीस्ट अफेक्टेड होगा फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग से। और ये प्रॉपर्टी आंख मीच के मीन के खाते में जाती है, बाकी 4 का इससे कोई भी लेना देना। और 5वीं प्रॉपर्टी उन्होंने बोली, इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, वो इतना सही हो कि हम उसका इस्तेमाल दूसरी मेथड में कर सकें। सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि कोई दूसरी मेथड में अगर एवरेज की जरूरत पड़ रही है तो हम उसको यूज करेंगे। अब अगर वही एवरेज गलत है तो आगे की मेथड भी क्या होगी, गलत हो जाएगी। तो इतना सही हो कि हम उसका इस्तेमाल दूसरी मेथड में कर सकें। 5 बातें गिवन बाय प्रोफेसर यूल। डेफिनेशन शुड बी क्लियर, easy to calculate based on all the values, least affected by fluctuations of sampling and suitable for further mathematical treatment। 5 बातों के हिसाब से all the above 5 properties are satisfied by arithmetic mean। Therefore, it is known as best average। इन सभी प्रॉपर्टीज को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है? सारी की सारी को, केवल मीन कर रहा है। तो इसलिए मीन सामने क्या, यूल सामने क्या करा, मीन को ही बेस्ट एवरेज घोषित कर दिया कि भाई मीन में कमियां हैं, मीन की अपनी भी कुछ समस्याएं बेचारे की, पर उसको इग्नोर करते हुए ये मान लिया गया कि मीन जो है वो इन 5 में सबसे अच्छा एवरेज है। तो अपने से कोई पूछे कि हाउ मेनी एवरेजेस, तो 5 एवरेजेस। हाउ मेनी सिंपल एवरेजेस, देयर आर 3 सिंपल एवरेज, मीन, मीडियन एंड मोड। हाउ मेनी न्यूमेरिकल एवरेजेस, there are 3 numerical averages, arithmetic mean, geometric mean and harmonic। how many positional averages, median and mode। which one is known as ill defined, mode। which one is known as positional average, median। अभी यहाँ ये जो मैंने आज पढ़ाया ना, इसमें से 25-50 आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ बना दिए ना, 5-7 तो मैंने पूछ ही लिया अभी। और इन्हीं के आधार पे इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स तय हो रही हैं। जो एवरेज उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वो उसकी मेरिट है, और जो उसको फॉलो, जैसे ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट इजी टू कैलकुलेट, वो उसकी डिमेरिट हो गई। मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, वो उसकी डिमेरिट हो गई।
मोड इज नॉट ए क्लियरली डिफाइंड एवरेज, वो उसकी डीमेरिट हो गई। बोलो हाँ कि ना। और जो उसको फॉलो कर रहा है वो उसकी क्या है, मेरिट्स हो गई। गुण और दोष तो इसी हिसाब से तय करेंगे। ये मीन है, ये मीडियन है, ये मोड है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये हार्मोनिक मीन। पहली प्रॉपर्टी की बात करें कि डेफिनेशन शुड बी क्लियर, मीन के खाते में, मीडियन के खाते में, मोड के खाते में नहीं है, इन दोनों के खाते में। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें इजी टू कैलकुलेट, तो ये तीनों इजी टू कैलकुलेट है पर ये दोनों नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज, तो ये तीनों बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज हैं पर ये दोनों नहीं है। आप देखो सबके खाते में एक एक क्रॉस तो आ ही गया, मीन के खाते में तीनों राइट आ रहा है। चौथी बात, लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, ये सब कोई नहीं है, यही है बस। अब जब जिसके पास चारों राइट आ गए तो पांचवी प्रॉपर्टी उसके खाते में जानी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो किसको नंबर दोगे आप, मीन को ही दोगे कि भाई यही सुटेबल है, इसको ही आगे बढ़ाया जाए। तो मीन यूल्स आपके, और फिर बाद में ऐसा नहीं है कि उसको बना दिया तो उसने भी क्या ठीक है यार बन गए, बाद में उसने साबित भी किया कि उसके पास और भी कुछ ऐसे पावर है जो दूसरे एवरेज के पास नहीं है, और इसलिए फिर वो एक छत्र राज्य हो गया। तो जब भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, जहां भी घुसोगे, जिस भी चैप्टर में जाओगे, मीन तो आपके साथ जाएगा ही जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट बेसिक एवरेज है कि मीन अगर नहीं होता तो स्टैटिस्टिक्स ही नहीं होता, क्योंकि आगे के सारे मेजरमेंट भी मीन के कॉन्सेप्ट पे ही बन रहे हैं। सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे तब भी, थर्ड में पढ़ेंगे तब भी, और फोर्थ में पढ़ेंगे तब भी, सारे मेजरमेंट आगे के जितने भी बनेंगे उनका आधार अगर कोई रहेगा तो वो कौन रहेगा, मीन रहेगा। तो मीन इसलिए बेस्ट एवरेज है, महान एवरेज है। जब भी एवरेज की बात होती तो मीन ने सीधे सीधे एवरेज को रिप्लेस कर दिया है। एवरेज मतलब मीन, समझ में आ रहा ना। होता है ना वो जो खा के आपकी जनरेशन बड़ी हुई 2 मिनट में तैयार हो जाती उबल के, अब वो बेचारे दूसरे कितने ही नाम लेके आए, प्रोडक्ट लेके आए, लेकिन नाम जमा नहीं पाए। दुकान पे जाएंगे मैगी दे दो तो दुकानदार पूछेगा भी नहीं कि कौन सी देना, और भी 2 ब्रांड आते होंगे, 4 आते होंगे, तो मैगी मतलब वही है। मैंने बोला आपकी जनरेशन आधी तो उसी पे ही, बचपन में तू मेरी नोबिता और मैं तेरा सुजू का क्या है, वो वही देख के बड़ी हुई है। उसने ही बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की डेफिनेशन सिखाई अपने देश में, नहीं तो पहले ऐसा होता नहीं था। और एक वो बदमाश बच्चा और शिनचैन, उसने माँ बाप की इज्जत करना सिखाई है कि कैसी ऐसी की तैसी की जाती है, कैसे ब्लैकमेल किया जाता है बचपन में। और जब थोड़े से और जवान हुए आप तो रही सही कसर जो जेठालाल और बबीता जी ने पूरी कर दी। उसके चक्कर में बेचारे पापा लोगों ने पास की आंटी को देखना बंद कर दिया कि बच्चा साला देख देख के वैसे ही ज्ञानी हो गया है, कहीं ये बबीता जी नहीं समझ ले। तो ऐसे मीन जो है वो बेस्ट हो गया साहब। अब कोई बहस का विषय उसके लिए बचा नहीं है कि मीन क्यों, मीन 2-4 लोगों ने आरोप भी लगाया कि यूल साहब ने रिश्वत खाली होगी, बिक गए, और मीन को ही सामने रख के इनने तो प्रॉपर्टी सब बना दी। उनने कहा मैंने तो बना दी, आप देख लो। ज्योमेट्रिक मीन आखिरी तक अड़ा रहा साहब। मीडियन और मोड तो पहले ही बेचारे इन तीनों ने मिलकर हप कर दिया तो बैठ गए, था ही नहीं कुछ उनके पास। ज्योमेट्रिक मीन और उसके पीछे पीछे हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन उसका सगा वाला एकदम। तो जैसे वो करे जिंदाबाद तो हार्मोनिक मीन जिंदाबाद। तो ज्योमेट्रिक मीन अड़ा रहा। ज्योमेट्रिक मीन का क्या कहना था साहब, उसके पीछे उसकी उसकी एक प्रॉपर्टी है, आप मेरे नोट्स में पढ़ोगे तो आपको हो सकता है वहां समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझा देता हूं। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि ज्योमेट्रिक मीन गिव्स मोर वेटेज टू स्मॉल आइटम्स। ज्योमेट्रिक मीन गिव्स मोर वेटेज टू स्मॉल आइटम, मतलब ज्योमेट्रिक मीन जो है वो छोटी वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्यों, ऐसा क्यों लिखा गया? अरे उसमें ढूंढ लेना है यार, अब मैं बोल रहा हूं तो है, मान लो नहीं होते हो समझ लो ऐसे ही बोलते होगा सर ने दोपहरी के टाइम में।
मेरी भी तो दोपहरी है, इसमें क्या है। यू ज्योमेट्रिक मीन का ये कहना है कि भैया वो स्मॉल आइटम्स को ज्यादा महत्व देता है। क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लाई करता है। मीन 10+2 करके 12 करेगा और ज्योमेट्रिक मीन 10 × 2 करके 20 करेगा। तो वो बोला मैं 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, छोटे आइटम्स मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है तो मैं उनको ज्यादा वेटेज दे रहा हूं। मल्टीप्लाई एज ए टूल यूज कर रहा हूं। मल्टीप्लाई इज मोर पावरफुल देन समेशन, एडिशन से ज्यादा पावरफुल है वो, तो वो मेरा ही है। ये तो वो आखिर तक इसी अकड़ में बैठा रहा। तो जाते जाते मीन ने उसको बोला कि देख भाई तेरी ताकत क्या? बोले मेरी ताकत तो ये कि मैं स्मॉल आइटम्स को ज्यादा महत्व देता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं। तो बोले ये तेरी ताकत नहीं, ये तेरी वीकनेस है। बोले कैसे? बोले दुनिया का सबसे छोटा नंबर कौन सा? 0। तो 0 को तू इंपॉर्टेंस दे के दिखा, निकाल 0, 10 और 2 का ज्योमेट्रिक मीन। इसकी कोई गारंटी थोड़ी है कि डेटा में 0 नहीं आएगा। और अगर आपको 10 डेटा लिखे और 11वां 0 है तो सारा ज्योमेट्रिक मीन क्या है? 0 है। जब जाके माना भाई चरण पकड़ लिए मीन के उसने कि दादा गलती हो गई, आप ही महान थे और आप ही रहोगे। क्योंकि स्मॉल आइटम्स को ज्यादा वेटेज देने के चक्कर में और मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 के होने से, क्योंकि वो तो जोड़ रहा है। अब वो जोड़ रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए फिर अरिथमेटिक मीन के बाद नंबर 2 पे ये आया था ज्योमेट्रिक मीन। बाकी सब कोई काम के नहीं है, लेकिन फिर भी उनको रख लिया गया साथ में, क्योंकि मीन को भी ये मालूम था कि कई बार ऐसी सिचुएशन फंसेगी जिसमें मैं अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा। इन दैट केस इन चारों में से किसी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चारों को उसने अपने साथ रखा। अपन चारों में पांचों मिलके कहलाएंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पांचों का एक ही काम रहेगा, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी को निकालना। 90% 95% मामलों में मीन काम निपटा लेगा और बचे हुए 5% में कहीं फाइल अटकेगी तो फिर मीन क्या करेगा? देख ले भाई ज्योमेट्रिक मीन, देख ले भाई हार्मोनिक मीन, क्या करना है। तो कहीं कहीं किसी किसी मामले में एक दो इक्के दुक्के मामले में इन सब का इस्तेमाल एवरेज के रूप में किया जाता है। इन सब का मतलब कौन? मीडियन, मोड, जीएम, एचएम, ये सब भी एवरेज के रूप में कहीं ना कहीं उपयोग में लाए जाते हैं। दे आर यूज्ड एज एन एवरेज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर मीन इज नॉट सुटेबल। मीन खुद ही कह देता है कि भाई मैं आंसर निकालने की सिचुएशन में नहीं हूं। तो आज का कथा को समझ में आई क्या? प्रसादी वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन कथा पूरी ध्यान से सुननी है और बीच बीच में सत्यनारायण भगवान की जय भी बोलनी है। पंडित इसीलिए बुलवाता है कि पब्लिक सो नहीं जाए। जैसा कि अपने यहाँ माहौल इतना खतरनाक अभी बना हुआ था सोने का, इसलिए मेरे को बीच बीच में रुकना पड़ता है। ये तो एक आध आदमी झोंका लेके गिर भी पड़े तो बड़ी बात नहीं है। अभी रोज 12:30 से 1 के बीच में लंच होएगा साहब, सुन लो सब। और बहुत सारे बच्चे अभी घर से पहली बार इस तरह से क्लास व्लास लेके दिन भर की निकल रहे होंगे, तो मम्मी का प्यारा सारा जो प्यार है वो टिफिन में उमड़ेगा। 4 पराठे रख दिए थे घी मार के, जा बेटा खा लेना। और आदमी भी इधर आया 12:30 1 के बीच में, उसने अब आखिरी पीरियड तक आते आते अनाज अपना असर दिखाना शुरू कर देता। मैं कोशिश करूंगा कि आखिरी में इनका भी सबका एक एक नंबर लगाऊं। किसी दिन मैथ्स का लगाऊं, है ना, और किसी दिन लॉ का भी लगाऊं। एक बार लगाया था लॉ का, आखिर में पीरियड रख दिया, आधे घंटे बाद पता चला सर भी सो गए, बच्चे भी सो गए। तो फिर हमको बोला गया कि इनको 2 से 3 का पीरियड मत दिया करो। पर मित्तल सर को लाऊंगा आखिरी में। मित्तल सर कहीं ना कहीं, वैसे मैं आखिरी में कब तक दाम दूंगा यार। आज जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों सबको? तो स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ लोगे, थ्योरी आएगी बहुत सारी 40 में से 30 नंबर की, और अपन 20 मिनट में कर भी लेंगे, 10 मिनट बचा लेंगे वो अपन। ठीक, चलो ओके, कल मिलते हैं। ओके बेटा।